जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसका फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है वीडियो से रिलेटेड तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशन लाइन्स है, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एक का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अपने लक्ष्य को बड़ा रखें, क्योंकि आपका जब लक्ष्य बड़ा होगा तो लक्ष्य को पाने की कोशिशें भी बड़ी होंगी। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, किस देश की धाविका बीएस्ट्रिक चैप कोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है ए केन्या, बी घाना, सी माली और डी नाइजीरिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि केन्या की धाविका बीएस्ट्रिक चैपकोइच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5 किलोमीटर रोड रेस को पहले विश्व रिकॉर्ड 14 मिनट 44 सेकंड में पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड था, जो कि अब 14 मिनट 43 सेकंड में बीएस्ट्रिक चैपकोइच के नाम हो गया है। उनके नाम पर 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों नज़र डालेंगे केन्या की तरफ, तो केन्या एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और दोस्तों आपको बता दें कि केन्या की राजधानी नैरोबी है तथा यहाँ की मुद्रा केनियन शिलिंग है। केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केनियाता हैं तथा प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा हैं। दोस्तों अगर केन्या की सीमा देखें तो इथियोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा और सूडान 5 देशों से तथा विक्टोरिया झील तथा हिंद महासागर से इसकी तटीय सीमा लगती है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? आपके ऑप्शन है ए राहुल सचदेवा, बी रोहित चोपड़ा, सी मोहन अग्रवाल और डी दिनेश चक्रवर्ती। दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी सरकार ने हाल ही में रोहित चोपड़ा को ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है। रोहित चोपड़ा अगले 5 वर्षों तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वे CFPB में सहायक निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के शिक्षा विभाग में विशेष सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रोहित चोपड़ा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं ए 1.25 लाख प्रति माह, बी 50,000 प्रति माह, सी 95,000 प्रति माह और डी 1 लाख प्रति माह। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति माह कर दिया गया है। इस कदम से दिवंगत हो चुके कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का जीवन आसान होगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए जीएसपे कॉन्टो, बी मोरियो द्रागी, सी यशिहिदो सुगा और डी महिंदा राजपक्षे। दोस्तों आपको बता दें इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोरियो द्रागी को नियुक्त किया गया है। 73 वर्षीय मोरियो द्रागी सुपर मोरियो के रूप में जाने जाते हैं। पिछले प्रधानमंत्री जीएसपे कॉन्टे ने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ रिकवरी निधि की खर्च के लिए योजनाओं पर गठबंधन सरकार के लिए समर्थन खो दिया था। दोस्तों नज़र डालेंगे इटली की तरफ, तो यह एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। और जैसे कि हम इटली को देख सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि इटली की राजधानी रोम है, जो टाइवन नदी के तट पर बसी हुई है। इटली की मुद्रा यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री जियोर्जियो नेपोलिताना है। तथा दोस्तों आपको बता दें कि इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वतमाला स्थित है। जो इसकी सीमा अगर देखेंगे हम दोस्तों, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों आपको बता दें कि इटली विश्व की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर इटली में ही शामिल है। 50 विश्व धरोहर इटली में शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि इटली विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं में दूसरे नंबर पर है तथा विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली में ही स्थित है, जो 57 किलोमीटर लंबी है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इटली अंगूर, जैतून तथा अल्कोहल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। तथा आपको बता दें दोस्तों कि पो नदी
इटली की सबसे पवित्र नदी है तथा इसे इटली की गंगा कहा जाता है। तो इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। दोस्तों आपको बता दें कि इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इटली का आप उपनाम याद रखें, यूरोप का भारत। और इटली के अधिकृत लिपारी द्वीप पर, जिस पर इटली का अधिकार है, वह लिपारी द्वीप पर एक ज्वालामुखी स्थित है, उसका नाम है स्ट्रोम्बोली। और आपको बता दें कि स्ट्रोम्बोली में सतत उद्गार होता रहता है, क्योंकि यह विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है तथा इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। यह कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप पर। लिपारी द्वीप पर अधिकार किसका है? इटली का। याद रखें दोस्तों, एक लाइन से 3 फैक्ट बनेंगे और 3 में से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। दोस्तों यह महोत्सव मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्राचीन मांडू शहर के प्रत्येक पहलू को दिखाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें भोजन, संगीत, इतिहास और विरासत, कला और शिल्प आदि शामिल हैं। राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मांडू में निर्मित डिनो एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आप याद रखें कि नवनिर्मित डिनो एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मांडू मध्य प्रदेश में। और इसकी कीमत क्या है? तो 59 लाख रुपए की लागत से एस्ट्रो पार्क भवन का निर्माण किया गया है तथा डायनासोर पार्क भारत का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है, जिसमें प्रदर्शन पर 24 अंडे और डायनासोर के अन्य जीवाश्म रहे हैं। दोस्तों नजर डालेंगे मध्य प्रदेश की तरफ, तो सबसे पहले आपको बता देंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की सीमा देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से यह सीमा साझा करता है तथा यह पूर्णतः भू आविष्टित राज्य है। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन तथा दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और दोस्तों अगर मध्य प्रदेश में हम नेशनल पार्क देखें तो यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और जीवाश्म नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि देश में, भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है और वह है 9। और इसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी 9 नेशनल पार्क हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में पाया जाता है तथा मध्य प्रदेश के सतना में विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी खोला गया था। दोस्तों आपको बताएं कि भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में भारत में टोटल, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं तथा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य भारत में मध्य प्रदेश ही है। और मध्य प्रदेश के अगर उपनाम देखेंगे दोस्तों तो इसे नदियों का मायका, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट तथा हृदय प्रदेश 4 उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों साथ ही मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ, जिसकी घोषणा 2013 में की गई थी। तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ की घोषणा 2013 में की गई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 2 शहर हैं और वह हैं ओरछा तथा ग्वालियर। तो याद रखें ओरछा और ग्वालियर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल शहर है मध्य प्रदेश के। साथ ही देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? अगर यह पूछा जाए आपसे तो देश का पहला हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में खोला जाएगा तथा देश का पहला गौ अभ्यारण्य कामधेनु गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में खोला गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए BOI लैम्बोर्ड, बी SBI लैम्बोर्ड, सी ICICI लैम्बोर्ड और डी IDBI लैम्बोर्ड। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स ICICI लैम्बोर्ड ने लॉन्च किया है। दोस्तों यह एक एकीकृत मानकीकृत कॉर्पोरेट जोखिम सूचकांक है जो उद्योगों और कंपनियों तक फैला है। इससे कंपनियों को अपने व्यवसाय तथा एक सामने आए जोखिम के स्तर को समझने में मदद मिलेगी और एक सफल जोखिम उठाने की योजना को विकसित करने में भी सहायता करता है। दोस्तों अगर ICICI लैम्बोर्ड की तरफ नजर डालें तो इसके वर्तमान CEO भार्गव दास गुप्ता हैं। ICICI लैम्बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौनों, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्पी को बढ़ावा और फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल सरकार,
बी मध्य प्रदेश सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार और डी तमिलनाडु सरकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौनों, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्पी को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और एमएसएमई को महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को भारत में अपने उत्पादन का प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा। फ्लिपकार्ट इन सभी निर्माताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेगा। दोस्तों नज़र डालेंगे अगर महाराष्ट्र की तरफ, तो यह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। और दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की दो राजधानी है, मुंबई और नागपुर। नागपुर यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। महाराष्ट्र का अगर बता दें दोस्तों, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है तथा भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। और आपको बता दें कि मुंबई के पास में स्थित पुणे शहर महाराष्ट्र में ही भारत का छठवां सबसे बड़ा महानगर है। दोस्तों महाराष्ट्र में गुफाएं बहुत हैं जिन्हें आप याद रखें, तो आप उन गुफाओं के नाम याद रखें। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं तथा काला गुफाएं महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का महाराष्ट्र है। दोस्तों क्षेत्रफल में इससे बड़ा राजस्थान तथा मध्य प्रदेश और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से आगे है। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की सीमा देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा इतने राज्यों से तथा दादरा एवं नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है इसकी। दोस्तों अगर हम यहाँ की प्रमुख नदी देखें महाराष्ट्र की, तो भीमा नदी, गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। तथा यहाँ के बंदरगाह देखें प्रमुख, तो मुंबई बंदरगाह और जेएनपीटी बंदरगाह यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। दोस्तों एक इतिहास से रिलेटेड फैक्ट बता दें आपको, तो भारत की पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र के ही मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर का रास्ता, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। दोस्तों अगर महाराष्ट्र में झीलें देखें तो धामपुर झील, पवई झील और लोनार झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, जिनमें से आप लोनार पर ट्रिपल स्टार लगा लें, क्योंकि यह उल्कापिंड द्वारा निर्मित एक झील है, भारत की एकमात्र, और जो बहुत बार पूछी जाती है। दोस्तों अगर महाराष्ट्र के नेशनल पार्क देखें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क और नावेगांव नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तथा वन्यजीव अभ्यारण्य देखें तो नागझरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, कलसवाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है टाटा मोटर्स के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए मार्क लिस्टोसेला, बी गुंटर बुचेक, सी रतन टाटा और डी जेआरडी टाटा। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाटा मोटर्स के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक मार्क लिस्टोसेला बने हुए हैं। लिस्टोसेला की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वह टाटा मोटर्स के वर्तमान सीईओ और एमडी गुंटर बुचेक की जगह लेंगे। तो दोस्तों याद रखें कि इनके पहले कौन थे यहाँ के वर्तमान टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ गुंटर बुचेक। दोस्तों जिन्होंने, और गुंटर बुचेक ने यह पद क्यों छोड़ा, तो बता दें आपको कि जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अनुबंध के अंत में जर्मनी में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की थी। लिस्टोसेला फ्यूसो ट्रक और बस कॉर्प के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हैं और एशिया में डैमलर ट्रकों के प्रमुख हैं। देखते हैं दोस्तों सबसे पहले टाटा मोटर्स की तरफ नज़र डालेंगे। तो टाटा मोटर्स के संस्थापक जेआरडी टाटा तथा इसकी स्थापना 1945 में मुंबई में की गई थी। दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष देखें तो टाटा मोटर्स के वर्तमान अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर हैं। तथा दोस्तों आपको बता दें कि टाटा मोटर्स व्यावसायिक वाहन बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं, ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी पश्चिम बंगाल सरकार और डी महाराष्ट्र सरकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने की माँ की रसोई योजना शुरू की है। इस योजना में दाल, चावल और सब्जी के साथ एक अंडा शामिल है। इस योजना का नाम तृणमूल कांग्रेस के नारे माँ, माटी और मानुष से लिया गया है। दोस्तों नज़र डालेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ, तो हम जैसे देख सकते हैं पूर्वी और बांग्लादेश से सटा हुआ एक राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है तथा यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर भी है कोलकाता। दोस्तों पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा
यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल की सीमा देखें तो असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा 5 राज्यों से यह सीमा लगता है तथा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों से भी इसकी सीमा लगती है, जबकि बांग्लादेश से इसकी सर्वाधिक सीमा है। नेपाल और भूटान को जरा जरा सा टच करता है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के अगर प्रमुख त्यौहार देखें तो दही चूड़ा महोत्सव यहाँ का प्रमुख महोत्सव है तथा पश्चिम बंगाल की प्रमुख झीलें हैं तो मोती झील तथा रविंद्र सरोवर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि यहाँ के प्रमुख बंदरगाह देखें तो कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं तथा आपको बता दें दोस्तों कि दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। तो दोस्तों अगर विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ है तो दुर्गापुर में, और दुर्गापुर कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता बंदरगाह का अब नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया गया है। अगर हम पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेशनल पार्क देखें तो गौरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, न्योरो नेशनल पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों अगर यहाँ के हम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखें तो शांति निकेतन तथा बेलूर मठ यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल धान उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर तथा अनाज उत्पादन में भारत में चौथे स्थान पर है। साथ ही पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। दोस्तों आपको बता दें कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो आप इसे नोट अच्छे से कर लें कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के तीसरे संस्करण में कौन सी वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है। आपके ऑप्शन है ए प्रतीक गांधी, बी स्कैम 1992, सी पावा कधाईगल और डी भोंसले। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के तीसरे संस्करण में स्कैम 1992 वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इस फिल्म में के लिए प्रतीक गांधी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आर्या वेब सीरीज के लिए सुष्मिता सेन को दिया गया है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ किस बैंक को निजी बैंक बनाने के लिए चुना है। आपके ऑप्शन है ए यूनियन बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी बैंक ऑफ इंडिया और डी कैनरा बैंक। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ बैंक ऑफ इंडिया को निजी बैंक बनाने के लिए चुना है। इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने के प्रक्रिया में 5 से 6 महीने लगेंगे। देश में बैंक ऑफ इंडिया 6ठे नंबर पर और बैंक है, जबकि 7वें नंबर पर सेंट्रल बैंक है। दोस्तों अगर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ नज़र डालें तो इसकी स्थापना 1906 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मतलब CEO TS नारायण स्वामी हैं। दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं तथा अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको इस क्लास की PDF टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप @SLS अकेडमी में प्रदान कर दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।